नमस्कार सभी को। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये हमारा वैसे तो स्त्री रोग परिचर्चा का सत्र होता है, बट आज के सत्र में हम लोग स्त्री रोग के साथ साथ नाड़ी परीक्षा को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। नाड़ी परीक्षा जो अष्टविध निदान में इसका वर्णन किया है, नाड़ी मलमूत्र जिह्वा शब्द स्पर्श दुख आकृति। और इस नाड़ी परीक्षा की बात आती है तो कई बार हमें कुछ संदिग्धता लगती है। और मुझे भी जब हम लोग स्टार्ट में पढ़ रहे थे तो ऐसे लगता था कि सच में इसकी जरूरत है क्या, या नाड़ी के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते क्या। बट आज जब हम लोग इसको बहुत आसानी से सरलता से पढ़ते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और कई सारे रुग्णों में, विद्यार्थियों में, सभी में नाड़ी परीक्षा जब हम करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस निश्चित रूप से बन जाता है। मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगी, नाड़ी, कई बार लोग ऐसा दावा करते हैं कि नाड़ी से सब कुछ पता चलता है, बट मुझे ऐसे लगता है, मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है कि नाड़ी मलमूत्र जिह्वा शब्द स्पर्श दुख अष्टविध परीक्षा के साथ साथ आयुर्वेद में प्रकृति विकृति सार सहनम सत्व सात्म्य वय देश काल और न जाने कितने दशविध परीक्षा भी बताई। तो नाड़ी से हमें जरूर कुछ बातें पता चलती है, व्याधि के बारे में ज्ञान होता है, अरिष्ट सूचक लक्षण नाड़ी में बताए गए हैं। इवन हम लोग अगर अच्छे नाड़ी वैद्य बन जाए, या हमें कई सारे रुग्णों से, देखिए नाड़ी परीक्षा ये खुद अनुभव करने का विषय है। मैं कितना भी जोर से चिल्लाऊंगी यहाँ पर कि नहीं नहीं ये दोष वात लग रहा है, ये नाड़ी ऐसी है, ये ऐसा है, तो भी अगर खुद से आप एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं। आपको खुद से इसको अनुभव करना पड़ेगा। और जैसे ही आप 100, 200, 50, 1000 रुग्णों की, व्यक्तियों की नाड़ी का परीक्षण करेंगे, अपने आप से आप नाड़ी वैद्य बन जाएंगे। नाड़ी वैद्य तो हर कोई आयुर्वेद का आचार्य होता है जिसने आयुर्वेद की डिग्री हासिल की है। बट किंतु जब आप इस प्रकार से अलग अलग नाड़ियों का जो दोष संबंध है, या अलग अलग नाड़ियों के स्तर के बारे में पढ़ेंगे, जान लेंगे, तो जाकर आप निश्चित रूप से एक अलग अनुभूति आपको मिलेगी। इवन जैसे मैं बता रही थी कि अगर आप बहुत ही इसमें एक अच्छा लेवल या अच्छे तरीके से आप इस अनुभव को प्राप्त कर लेते हो, आप में वो सूक्ष्म दृष्टिकोण आ जाता है, तो निश्चित रूप से आप गर्भिणी, इवन जैसे कि गर्भावस्था की डायग्नोसिस के लिए ऋतुमती स्त्री में नाड़ी का अलग वर्णन किया है, रक्त प्रदर में नाड़ी का वर्णन अलग किया है, सोम रोग की नाड़ी अलग होती है। तो स्त्री रोगों में भी हम लोग नाड़ी का किस प्रकार से ज्ञान ले सकते हैं, ये भी बहुत, आप भी जैसे मंदाकिनी जी है, डॉक्टर संपदा जी है, ये हमारी सारी स्त्री रोग के विशेषज्ञ है जो कि स्त्री रोगों पर काम करती है, या जो भी पेशेंट्स आते हैं, रुग्ण आते हैं, उनको देखते हैं। अगर आपने इस ज्ञान को, इस विद्या को अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया, अनुभव किया, और आपके रुग्णों को आपने बताया, केवल नाड़ी देखकर बताया कि भाई आप में ये लक्षण दिख रहे, आप में ये दोष की अधिकता है, आपकी प्रकृति ये है, विकृति की अवस्था ये है, वगैरह वगैरह, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा सुकून, इससे बड़ा समाधान क्या हो सकता है कि हम लोग नाड़ी विद्या जैसे प्राचीन विद्या को पुनश्च एक बार जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। नाड़ी विद्या अलग अलग तरीके से पढ़ी जाती है, कुछ लोग 5 लेवल की नाड़ी विद्या जानते हैं, कुछ 7 लेवल की बताते हैं, और अलग अलग वैद्य अलग अलग तरीके से अपने आप से पढ़ाई करके अपने आप के ज्ञान के अनुसार पढ़ाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि किसी का गलत है, किसी का कम है, ज्यादा है, हर एक का अपना अपना अनुभव है। जैसे मैं शुरुआत में पढ़ाती थी तो मैं केवल एज अ पल्स में इसमें पढ़ाती थी, लाइक पल्स रेट, पल्स का जो फोर्स है, रेगुलरिटी इरेगुलरिटी, और कंडीशन ऑफ द वेसल वॉल, टेंशन, और फिर नाड़ी में त्रिदोषों की कल्पना। हम लोग शुरुआत के दिनों में बस इतना ही समझ लेते थे। बट आज जब आगे बढ़े हैं, जब हमने इसमें अलग अलग तरीके का अनुभव प्राप्त किया है, तो निश्चित रूप से आज हम लोग खुलकर या बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ 5 लेवल की नाड़ी परीक्षा, और नाड़ी परीक्षा में जो धातुओं की नाड़ी होती है, दोष दुष्य की नाड़ी है, और अलग अलग स्त्री रोगों की नाड़ी है, या ज्वर की भी नाड़ी देखिएगा, ज्वर में पित्त प्रधानता होती है, तो ज्वर की नाड़ी भी आपको कैसी लगनी चाहिए, क्या उसमें उष्णता है, क्या उसमें लघुता है, क्या उसमें चपलता है। जैसे कि हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि अगर पल्स कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो 8 से 10
इतना पल्स काउंट बढ़ता है, यानी नाड़ी गति इतनी बढ़ जाती है। तो नॉर्मली ज्वर में वैसे भी नाड़ी की गति अधिक होती है। आप किसी भी वैद्य, किसी भी पैथी के पास जाइएगा, वही बताएगा कि 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो नाड़ी की गति 8 से 10 पर मिनट पर फ्रीक्वेंसी बीट बढ़ती है। और इस प्रकार से नाड़ी विज्ञान एक बहुत अद्भुत शास्त्र है। और मैं बताऊंगी आपको सही तरीका कि नाड़ी विज्ञान को सच में किस प्रकार से हासिल किया जाता है। मैंने अभी अभी जो मेरा क्लास चलता है उसमें भी मैंने बताया था कि नाड़ी, आप सच में नाड़ी परीक्षा का अध्ययन करना चाहते हो तो इसके लिए जो समय बताया गया है, प्रातः काल का समय, जिस समय मन की शांति होती है और जिस समय दोष भी काफी मात्रा में प्राकृत गति से उनका बहाव हमारे शरीर के नाड़ियों में, धमनियों में होता है। फिर दिन भर की सारी हमारी क्रियाएं, हमारे मानसिक भावनाएं, आहार विहार, चिंताएं, इन सभी का परिणाम नाड़ी पर होता है। और इसीलिए कभी मैं आगे इसमें जरूर सत्र लूंगी सवेरे। अगर आप 6 बजे सच में नाड़ी का, जीव साक्षिणी का, नाड़ी के चेतन तत्व का अनुभव करना चाहते हैं तो सवेरे आप जरूर इस प्रकार से नाड़ी का अनुभव खुद से करिएगा। इसका में जैसे अलग अलग कुंडलिनी शक्ति है या का वर्णन किया गया है, बट मुझे लगता है पर्सनली कि इतने लेवल तक या इतना इसमें माहिर होने के लिए, इतने सूक्ष्म स्तर पर जाने के लिए हमें भी निश्चित स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा। हमें अभ्यास करना पड़ेगा, हमारी निरीक्षण क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। आप पहली पहली शुरुआत में ऐसे लगता है कि नाड़ी में क्या लेवल होती है क्या, हम लोग अलग अलग लेवल पर कैसे जाए, क्योंकि हम लोग तो बस केवल 3 अंगुलियों को नाड़ी पर, आर्टरी पर रखना जानते हैं और उसी में हम लोग पढ़ते हैं। बट जैसे हम लोग फिर धीरे धीरे इसमें अपनी निरीक्षण क्षमता को, अपने अनुभव को बढ़ाते हैं और फिर धीरे धीरे हमें समझ में लगता है कि हमारे ये लेवल्स कैसे हमें अलग करना है और हर लेवल की परीक्षा करने के लिए किस प्रकार से अंगुलियों का दबाव कम ज्यादा होना चाहिए। और हमें हमेशा से कंफ्यूजन यही रहता है कि ये लेवल पे ऐसा हो रहा है, वहां पे ऐसे हो रहा है। तो एक लेवल को अगर दूसरे लेवल के साथ आप जोड़ते हो तो फिर इसमें गलती होती है। अभी जैसे मैं 5 लेवल की नाड़ी परीक्षा पढ़ाती हूँ तो इसमें 5 लेवल का जो भी इंटरप्रिटेशन होता है, आमतौर पर ऐसे होता है ना कि हम ऐसे ही सुनते हैं और चले जाते हैं सत्र से। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी नाड़ी की परीक्षा, नाड़ी विज्ञान का, या जो भी स्त्री रोग हो, जो भी प्रकृति हो, जो भी आप विज्ञा हासिल करना चाहते हैं ना, जरूर उसमें विद्यार्थी बनकर आए। लोगों में वही प्रॉब्लम होती है, मैं देखती हूँ। मैं स्त्री रोग संभाषा को 2.5 साल से चलाती हूँ। लोगों को ऐसे लगता है कि क्यों इनका सुने। देखिए, किसी का सुनने में कोई कमी नहीं है और किसी का सुनने से हमारा ही मनोबल बढ़ने वाला है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। इसमें कोई कम ज्यादा नहीं है। कई बार मैंने देखा लोगों को ईगो प्रॉब्लम्स होती है, उनको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है। सच में आपको भी सब कुछ आता है, बट सच में अगर हम लोग कोई डिस्कशन कर लेते ना तो ज्ञानवर्धन होने में मदद मिलती है। इसलिए कोई कम ज्यादा नहीं होता, ये संभाषा होती है जिसमें हम लोग सभी एक प्रकार से चर्चा करते हैं। कोई इसको मॉडरेट करता है, कोई इसमें प्रश्न रखता है, कोई केस डिस्कस करता है, कोई मेडिसिन पूछता है। तो इससे आदमी कम या ज्यादा नहीं होता है। हम लोग अगर अपने आप को विद्यार्थी के रूप में स्वीकार करें तो मुझे लगता है कि सब बातें आसान सी हो जाती। और इसी प्रकार से आज ये फ्री डेमो लेक्चर है, फ्री डेमो लेक्चर जिसमें नाड़ी को लेकर मैं बात कर रही हूँ। रावण कृत नाड़ी विज्ञान, ऐसे मैंने इस सत्र का नाम दिया है। जब रावण की बात आती है तो हम लोग निगेटिव भूमिका से देखते हैं। हम लोग रावण जी को, आचार्य रावण को केवल एक ही नजरिए से देखते हैं। रावण ने जिस प्रकार से उनकी कृतियों को देखा जाए तो जैसे सीता का अपहरण किया और न जाने कितनी कहानियां हैं। बट आपको मैं सच में बताना चाहूंगी कि रावण ये एक नाड़ी वैज्ञ थे। और रावण संहिता, एवं रावण ने केवल नाड़ी विज्ञान को ही नहीं, रावण की इतनी सारी संहिताएं हैं। रावण एक आचार्य थे। रावण इन सभी विद्याओं को जानते थे। रावण आयुर्वेदाचार्य थे। और रावण ने ही जाकर नाड़ी विज्ञान को फिर से एक बार पुनर्जीवित किया, प्रकाशित किया और अपने संहिताओं से उन्होंने इस विद्या का वर्णन किया। इस प्रकार से मैं यहाँ पे मैंने रावण कृत नाम ध्यान दिया है, क्योंकि आचार्य रावण ने ही प्रथमतः इस जीव साक्षिणी
के बारे में वर्णन किया। उन्होंने ही बताया कि जो अंगुष्ठ मूल स्थित नाड़ी है, वहां पे आपको चेतना मिलेगी, वहां पे आपको इस आत्मा चेतन तत्व और जो जीवित ज्ञा जीव साक्षिणी वगैरह वगैरह हम लोग नाम देते हैं ना नाड़ी को, वो सारा एक्चुअली रावण कृत या रावण आचार्य ने बताया। हमारे जो मेन संहिताकार है, जैसे बृहत्रयी है, लघुत्रयी है, इसमें नाड़ी का थोड़ा वैसे तुलना की जाए तो अल्प वर्णन मिलता है। उन्होंने नाड़ी को नहीं माना ऐसी बात नहीं है, बट जैसे कि हमने देखा ना कि माधव निदान के टाइम पे लोगों में आलस बढ़ गया था, तो माधव निदान के टाइम पे आमच व्याधि का निर्माण हुआ, तो उन्होंने आमवात जैसे उनके उन जो भी वैद्य जिस काल में आए थे, उनके जो भी आचार विचार और रहन सहन था, उनके व्याधियों का परिणाम उनके संहिताओं में हमें दिखता है। जैसे चरक में कुछ अलग विशेषता है, सुश्रुत में अलग विशेषता है, इसी प्रकार से यहाँ पर बाकी संहिताकारों में नाड़ी का वर्णन नहीं मिलता है, बट योग रत्नाकर ने नाड़ी को लेकर बहुत अच्छे से वर्णन किया है। और आज जो भी किताबें, जो भी मटेरियल आपको मिलता है, उन सभी ने कहीं ना कहीं योग रत्नाकर से ही इस नाड़ी विज्ञा को लिया होता है। और इसी यहाँ पर मैं अलग तरीके से अपने अपने अनुभव के अनुसार, मेरे अल्प ज्ञान के अनुसार मैं यहाँ पे नाड़ी का ये सत्र चलाती हूँ। आज ये हमारा जैसे एक प्राइमरी लेवल का क्लास है। अभी हमें ऐसे लगेगा कि नाड़ी की क्या आवश्यकता है। मैंने पहले ही बता दिया है, नाड़ी एक जरिया है। केवल नाड़ी नहीं, मल मूत्र शब्द स्पर्श दृक आकृति और सभी भावों को पढ़कर ही हमें ज्ञान होता है। यथा विनागता तत्री सर्वान रागान प्रबादते तथा हस्तगता नाड़ी सर्वान रोगान प्रकाशते। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से वीणा से हमें सुर का ज्ञान होता है, राग का ज्ञान होता है, इसी प्रकार से हस्तगत नाड़ी से सर्व रोगों का प्रकाशन होता है। मैं फिर से दोहराऊंगी जरूर, पुराने जमाने में जब घोषा पद्धति हुआ करती थी, स्त्रियों को बाहर निकालने नहीं दिया जाता था, तब कोई वैद्य नाड़ी की कैसे परीक्षा करता, किसी रोग की परीक्षा कैसे की जाती थी? जब इस घोषा पद्धति के कारण महिलाएं बाहर ही नहीं आती थी, घर के बाहर नहीं निकलती थी, तो वैद्य के घर पे जाना, वैद्य के पास जाने की तो बात दूर ही है। और उस समय से लेकर इराक, जापान, चीन और कई सारे नाड़ी परीक्षा, ये केवल भारतीयों का ये नहीं है, नाड़ी परीक्षा अलग अलग देशों में भी की जाती है। यूनानी नाड़ी विद्या है जिसमें भी केस है। और इस प्रकार से वहां मुझे लगता है कि सबसे आसान तरीका था कि कोई भी रुग्ण हो तो उसके हाथों का परीक्षण करे। और इस प्रकार से यहाँ पर ये नाड़ी विज्ञा का प्रचार प्रसार हुआ। आचार्य क्षारंधर, हम लोग वैसे तो योग रत्नाकर की नाड़ी परीक्षा प्रचलित है, बट वस्तुतः देखा जाए तो आचार्य क्षारंधर ये इसके फाउंडर है, फाउंडर ऑफ नाड़ी परीक्षा इन आयुर्वेदा। एंड सो आयुर्वेदा की नाड़ी परीक्षा वाज द टाइटल अंडर द पंच निदान बाय आचार्य क्षारंधर एंड अष्टस्थान परीक्षा बाय आचार्य योग रत्नाकर। हम लोग योग रत्नाकर जी को ज्यादा इसके साथ जोड़ते हैं, बट सच में आचार्य क्षारंधर ने पंचविध निदान की जो पद्धतियां बताई थी, उसमें इस नाड़ी का वर्णन किया था। एंड इट वाज द फोरमोस्ट अमंग ऑल अदर डायग्नोस्टिक टूल्स मेंशन्ड बाय हिम। लेटर आचार्य लाइक आचार्य भाव मिश्र, आचार्य योग रत्नाकर, बसवराजियम, आचार्य कणाद, कणादकृत नाड़ी परीक्षा, बसवराजियम ये भी एक ग्रंथ है। और फिर आचार्य रावण, ऑल आर दिस द कंट्रीब्यूटर्स फॉर नोटिंग डिनोटिंग डिकोडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नाड़ी परीक्षा। यस, इन्होंने सभी ने फिर नाड़ी परीक्षा का इम्पोर्टेंस डिकोड किया। और सब में जैसे नाड़ी विज्ञान का ज्ञान भगवान शिव ने ही रावण को दिया था, इसीलिए। और इसी के साथ साथ सभी बालकों की चिकित्सा भी भगवान शिव जी ने ही आचार्य रावण को बताई थी। और जिस प्रकार से, इसीलिए मुझे लगता है कि रावण को हमें समझना चाहिए। रावण को हम लोग समझते नहीं, रावण को हम लोग केवल एक ही नजरिए से देखते। और इसीलिए इस रावण कृत नाड़ी परीक्षा को हमें हमारे सारे समाज तक पहुंचाना है, हमारे हर आयुर्वेद के विद्यार्थी के पास इसको पहुंचाने की जरूरत आज हमें लगती है। रावण के बारे में मैं बता रही थी, रावण का इतिहास में बता रही थी। रावण वॉज अ ग्रेट आयुर्वेदिक फिजिशियन। और ये उन्होंने नाड़ी परीक्षा की किताब लिखी, अर्क शास्त्र, जिसमें उन्होंने अलग अलग द्रव्यों के, हर्ब्स के डिसीज और उसके यूसेज डोसेज भी बताए। अर्क परीक्षा, ये उनका एक अर्क जैसे टिंचर्स यूज करते हैं ना हम लोग, उसका उन्होंने खास करके वर्णन किया है। आचार्य रावण ने बच्चों को लेकर, स्त्री रोगों को लेकर कुमार करके उनकी ग्रंथ प्रसिद्ध है। उड़ीसा चिकित्सा, ये उड़िया चिकित्सा, वतीना प्रकरणीयम,
एंड सो रावण वॉज द फाउंडर ऑफ सिंदूरम मेडिसिन। और इस प्रकार से रावण ये बहुत ही जादूगर कहलाए जाते थे ना रावण। रावण ये ही इज द मास्टर ऑफ तंत्र विद्या। और उन्होंने इस तंत्र विद्या के साथ ही सारे जो उनके फांसे पढ़ते थे ना, वो सारे तंत्र विद्या के साथ ही पढ़ते थे। एंड ही रोड द फेमस रावण संहिता, द फेमस बुक, जो उसके इसमें एक बहुत ही अलग तरीके से उसका वर्णन किया है। रावण ये रामायण का एक प्रमुख प्रतिचरित्र है। रावण लंका का राजा थे। रावण श्री राम के परम शत्रु थे। अपने 10 सिरों के कारण वो प्रसिद्ध थे, 10 आनन करके। और जैसे देखिए हम लोग मूवीज देखते हैं, सच में आप बताइए दीपा जी, मंदाकिनी जी, शशि जी, प्रेमलता जी, सच में कोई पिक्चर, कोई मूवी, कोई सीरीज देखते हैं, बट उसमें मजा कब आता है? जब खलनायक की एंट्री होती है तो हम लोग अरे चलो अब आएगा मजा। अब देखते ही और हीरोइन और फिर इस खलनायक कैसे एक दूसरे के साथ भिड़ते हैं, और कैसे ये हमारा हीरो खलनायक को कैसे पराजित कर देता है, पराभूत कर देता है। और किसी भी कृति के लिए जितना नायक सशक्त होना चाहिए, उतना खलनायक भी सशक्त होना चाहिए। एक पिक्चर आई थी खलनायक करके, संजय दत्त की, आप सभी ने देखी होगी। सारस्वत ब्राह्मण महर्षि पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और विश्रवा का पुत्र रावण, और परम भगवान शिव भक्त, उद्धट राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी। रावण के शासन काल में लंका का वैभव अपने चरम पर था, और उसने अपने पूरा महल एक बहुत ही अलग तरीके से उसको सजाया था। उसका जो उन्होंने स्वर्ण रंजित बनाया था, और इसीलिए उसके लंका नगरी को सोने की लंका है, और आज भी हम लोग सोने की लंका ही नाम से जानते हैं। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। मान्यता है कि मंदोदरी का जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ था। वह आज भी महाराज रावण जी को पूजा जाता है, और वह आज भी रावण की चावड़ी है जिस जगह रावण का विवाह हुआ था। रावण के 5 भाई थे, और जो एक ही माता की संतान थे वे कुंभकर्ण, अहिरावण, महिरावण, विभीषण। इनमें से अहिरावण तथा महिरावण जुड़वा भाई थे। इनकी पराजय श्री राम, हनुमान और लक्ष्मण के हाथों कई बार हुई थी, और 7 और 8 दिन इन्हें राम से जीवन दान मिला था सूर्यास्त होने के कारण, और फिर मामूली लुटेरों से भी रावण को पराजय मिली। अंगद ने अकेले ही इनकी पूंछ में बांध लिया था। इस प्रकार से उनकी ये सारी रचनाएं, शिव तांडव स्तोत्र, रावण संहिता, 10 शतात्मक अर्क प्रकाश, 10 पटलात्मक, उड़िश तंत्र, कुमार तंत्र, नाड़ी परीक्षा, अरुण संहिता, इसको संस्कृत भाषा में उन्होंने लिखा था। और इसके अलावा, और मैंने जैसे बताया, आचार्य रावण ने ही अंगुष्ठ मूल स्थित नाड़ी को जीवन की साक्षी मानकर यही सुख दुख की प्रतीक है ऐसे बताया था। और इस प्रकार से यहाँ पर मैं बता रही हूँ नाड़ी परीक्षा को लेकर। हम लोग सभी जानते हैं कि सवेरे का समय, जैसे जैसे सूरज उगता है वैसे वैसे हमारे अंदर की ऊर्जा भावनात्मक चरम पर होती है, और इसीलिए हमें सवेरे का समय बड़ा प्रसन्न लगता है। क्यों प्रसन्न लगता है? क्योंकि इस समय हमारी शरीर की ऊर्जा का स्रोत परम चरम पर होता है। हम लोग अपने आप को बहुत ही एवं बहुत ही बेहतर मालूम करते हैं। और जैसे जैसे ये सूर्य बढ़ता जाता है, हमारी शारीरिक ऊर्जा, हमारी मानसिक ऊर्जा, हमारी पाचन की अग्नि, हमारा क्षमता, सब कुछ परम पर होती है। और इसीलिए आयुर्वेद बताता है इस समय पर भोजन का आनंद लेना चाहिए, और यही इस समय पर किया गया हुआ भोजन हमारे शरीर में उत्तम रस धातु से लेकर सभी धातुओं का निर्माण बहुत ही बेहद अच्छे तरीके से करता है। और इसीलिए खाने का समय इन सभी के बीच होना चाहिए। और फिर जैसे जैसे दिन की सारी क्रिया, और फिर सूरज ढलते ढलते हम बोलते कि नहीं अभी थोड़ा थकान सा महसूस हो रहा है, अभी अच्छा नहीं लग रहा है, कल करेंगे। दोपहर का समय आता है तो हमारे मुंह से निकल जाता है अभी नहीं, अभी आज बस हुआ, अभी कल करेंगे, कल करेंगे। क्यों कल करेंगे? बिकॉज सूर्य की तेजस्विता कम हो रही है, और हम लोग अपने आप को भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़े से विकल महसूस करने लग जाते हैं। और हम लोग कुछ, हमारे में कुछ और होते, वो बोलते कि नहीं नहीं अभी बहुत लो लग रहा है मुझे। लो लगना, फीलिंग लो, व्हाट इज मीन बाय फीलिंग लो? फीलिंग लो यानी फिर से ऊर्जा का स्तर गिरता है। ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है बताइए मंदाकिनी जी, अश्विनी जी? ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है? तेज के साथ बढ़ती है। और इस प्रकार से यहाँ पर आदो वातवा नाड़ी, मध्य वहति पित्तला, अंत्य श्लेष्म विकारे न नाड़ी केति त्रिधामता।
और इस प्रकार से इन 5 अंगुलियों को ये 5 नाम दिया है। तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, मध्यमा उंगली, अनामिका, कनिष्ठ। आमतौर पर नाड़ी परीक्षा के लिए 3 अंगुलियों का विधान किया है, बट आप में से कितने लोग जानते हैं कि 1 अंगुली से भी कहीं नाड़ी देखी जाती है, 2 अंगुली से भी नाड़ी देखी जाती है? बताइए, आप में से कितने लोग जानते हैं कि सच में आपने कभी किसी ने 2 अंगुली से 1 अंगुली से नाड़ी परीक्षा की है? प्रेमलता जी, अश्विनी जी, मंदाकिनी जी, किसी ने किया है तो बताइए, उसमें कोई ये अड़चन नहीं है, हम वी आर डिस्कसिंग। किसी का अनुभव है इसमें 1 नाड़ी की परीक्षा का? मंदाकिनी जी बोलिए मैम, अश्विनी जी, माधुरी जी, एक एक अंगुली से नाड़ी देखना किसी को आता है क्या? ज्ञानेंद्र सर जी, डॉक्टर अरोरा जी, बोलिए। माधुरी, आपने सीखा है कभी? डॉक्टर गजराज सिंह जी, बोलिए बोलिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपने कहीं पढ़ा है क्या कि 1 अंगुली से या 2 अंगुली से भी नाड़ी का ज्ञान हो सकता है? इज देयर एनी कोट और इज देयर एनी क्लासिकल रेफरेंस रिगार्डिंग दिस? किस स्थान पर कितनी अंगुली से परीक्षण करना चाहिए? यस, देयर इज अ रेफरेंस। हाथ, पैर, नासिका मूल, कंठ मूल प्रदेशों में नाड़ी का स्पर्श करके परीक्षण करते समय हम लोग 3 अंगुली से नाड़ी परीक्षा करते हैं। पैर में भी हम लोग 3 अंगुली से नाड़ी परीक्षा करते हैं, बट नासा मूल में 2 अंगुली से नाड़ी की परीक्षा करनी चाहिए। एक्चुअली मैंने खुद से भी इसका अनुभव नहीं किया है। कर्ण मूल से हम लोग 1 अंगुली से नाड़ी करेंगे, और इस प्रकार से हम लोग एवरेजली मानकर चलते हैं कि 3 अंगुलियों से ही नाड़ी की परीक्षा करनी है, बट ऐसा नहीं है। कर्ण मूल में हम 1 अंगुली से नाड़ी परीक्षा करेंगे, नासा मूल में हम लोग 2 अंगुली से नासा परीक्षण करेंगे। अभी एक और बात हमेशा पूछते रहते लोग कि नाड़ी में स्पंदन क्यों होता है? बताइए, नाड़ी में स्पंदन क्यों होता है? क्यों होता है स्पंदन? बोलिए, बताइए बताइए, कोई इसमें ये नहीं है, स्पंदन क्यों महसूस होता है? माधुरी जी बोलिए। यस, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो कोई? अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रहा, सॉरी सॉरी। अभी बोलिए सर। सॉरी, मैंने देखा नहीं था। यस, प्लीज। अश्विनी जी, गजराज सिंह जी बोलिए, प्रेमलता जी अभी करिए, अनम्यूट करिए। यस मैम, प्रणाम मैम, अब हो रहा है। हाँ, पहले अनम्यूट नहीं हो रहा सॉरी था तो। सॉरी सॉरी, मैंने देखा ही नहीं मैसेज, हाँ सॉरी। सर बोलो, प्लीज आप पहले बोलो। जी। ज्ञानेंद्र सर को बोलना था ना, पहले बोले प्लीज। कैविंदर सर जी एक्सपर्ट है नाड़ी परीक्षा में, बोलिए सर जी बोलिए। नहीं मैडम, एक अंगुली वाली नाड़ी परीक्षा हमने नहीं की। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई? नाड़ी में स्पंदन क्यों होता है बताइए, डॉक्टर नईम, डॉक्टर अरोरा जी, डॉक्टर प्रेमलता, माधुरी। नाड़ी नाड़ी में हाँ, स्पंदन तो रक्त के प्रवाह की वजह से होता है। बिल्कुल। और सर कुछ इसमें जानकारी? और दूसरा, उसमें नाड़ी है तो साथ में उसमें दोष भी प्रवाह करते हैं, तो उन हम्म दोषों के प्रवाह से नाड़ी के स्पंदन पर फर्क पड़ता है। रक्त के हम्म प्रवाह से स्पंदन होता है, दोषों के प्रवाह से स्पंदन हम्म में भिन्न भिन्न प्रकार के स्पंदन होते हैं।
अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सर, आपने जैसे बताया वही इसमें पैटर्न रहता है कि हम लोग इसमें थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट आता है, जिस प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन होता है और आर्टिकल्स वेंट्रिकल और आर्टिकल से जैसे कि शुद्धिकरण के लिए फुफ्फुस में रक्त का प्रवाह जाता है, फिर लाइक लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में अलग अलग आर्टरियों के थ्रू ये रक्त का प्रवाह चलता रहता है। और इस रक्त के प्रवाह के साथ रक्त जिस प्रकार से प्रवाहित होता है उसी के कारण यहाँ पे स्पंदन महसूस होता है। जैसे हम लोग ब्लड प्रेशर को पढ़ाते हैं ना, ब्लड प्रेशर में हमारा वही क्या रहता है, ब्लड प्रेशर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक जैसे वी टाई द आर्म अराउंड, जो हमारा बेल्ट होता है ना, हम लोग अराउंड द आर्म उसको टाई करते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग इट एग्जैक्टली इज दैट कि हम लोग इस टाई को बेल्ट को बांध रहे, बीपी एपरेटस के बेल्ट को बांध रहे, दैट मीन्स वी आर जस्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग द प्रेशर। हम लोग आर्टरी का प्रेशर थोड़ी समय के लिए बंद कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट आफ्टर दैट हमने रेस किया 200 तक प्रेशर को, और फिर हम लोग धीरे 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 स्क्रू को लूज करते करते उसको रिलीज कर रहे हैं। और रिलीज करते समय द री एंट्री ऑफ द, अभी क्या हो रहा है, नाड़ी के ऊपर का प्रेशर हमने रिलीज कर दिया, सो ब्लड स्टार्ट्स री एंटरिंग, एंड ड्यू टू दैट री एंट्री देयर इज अ टर्बुलेंस। वहां पे कोई जैसे एक महसूस होगा कोई स्पर्श रक्त का इस अलग फिर से एक बार प्रवाहित होने से जो एक वहां पे स्पर्श महसूस होता है, दैट इज कॉल्ड एज टर्बुलेंस, और इसी को हम लोग स्पंदन कहते हैं। और यहाँ पे पहली बार जब आवाज सुनाई देती है तो वी कॉल एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और इस प्रकार से हम लोग वहां पे इस का अनुभव करते। इसी प्रकार से स्पंदन भी वही है, हमारे हृदय के आकुंचन प्रसारण के साथ जिस प्रवाह से जिस गति से रक्त आर्टरी से चलता है उसके कारण जो हमें हमारी नाड़ी में आर्टरी में त्वचा के नीचे जो नाड़ी है, हमारे शरीर में 72 करोड़ नाड़ियों की कल्पना की है, अलग अलग संख्या दी है, अलग अलग संहिताओं में ग्रंथों में करोड़ नाड़ियां बताई गई है। और इस प्रकार से हमारा संपूर्ण शरीर नाड़ीमय है। तो कहीं पर भी हमें नाड़ी तो मिल जानी चाहिए पर नहीं मिलती, इसका मतलब हमारे शरीर में कुछ ऐसे स्थान है जहां पर हम स्पष्ट रूप से इस स्पंदन को महसूस कर सकते हैं। और इसी को जैसे कि नाड़ी परीक्षा के स्थान बताए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है रेडियल आर्टरी। वह रेडियल आर्टरी, क्यों रेडियल आर्टरी का ही परीक्षण करें, हमें नहीं करना है, हमें और कुछ अलग स्थान चाहिए, ऐसे कहेंगे तो क्यों रेडियल आर्टरी का ही परीक्षण करें, इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन? मैम वो तो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट तरीके से हो जाता है, ज्यादा इजीली है वहां पर। एग्जैक्टली, वेरी गुड। और कन्वीनियंट है, और कुछ? बिल्कुल, आपने एक एक तो मतलब बात एकदम सही बताई, मैम कन्वीनियंट। हेलो हाँ मैम, बोलिए इट्स दीदी। सुपरफिशियल, द सुपरफिशियल आर्टरीज। या बिल्कुल। हाँ, it is not a और deep, and I think so the most prominent is superficial arteries. अच्छा, और कुछ कुछ कारण इसका, और भी कुछ कारण हो सकते हैं क्या, बताइए मैम। बिल्कुल, सो इट इज वेरी क्लोजर टू द हार्ट अल्सो। एंड इसको सबसे, जैसे मैंने बताया ना कि पहले जमाने में घोषा पद्धति हुआ करती थी, तो सभी के लिए, महिला पुरुष बच्चे लड़कियां बूढ़े सभी के लिए हाथ देखना काफी आसान तरीका था। एंड सो इट रिक्वायर, अभी ये सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी है और काफी मात्रा में स्ट्रेट भी है। इस फिगर में देख सकते हैं ना आप किस प्रकार से ये ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेट आर्टरी है। सो वी कैन, इट रिक्वायर्स वेरी लेस प्रेशर, सो इट इज लेस इन्वेसिव टू, एंड सो वी फील इजीली द, यहाँ पे नाड़ी हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं, और इसीलिए रेडियल आर्टरी को ही ज्यादा महत्व दिया गया है। और बहुत ही अच्छे से ये हमारे लिए अच्छा मतलब एक ये करती है, इट प्रोवाइड द ग्रेट इंफॉर्मेशन विथ अस, एंड इसीलिए हम लोग रेडियल आर्टरी से ही नाड़ी परीक्षा करते हैं। इसी के साथ साथ मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं 5 लेवल की नाड़ी पढ़ाऊंगी, इसी के साथ साथ मैं मेरा लास्ट में कुछ स्त्री रोगों में भी हम लोग नाड़ी परीक्षा करेंगे। जैसे मैं बता रही थी रक्त प्रदर में, आप में से किसी ने देखा है कि मैं अनुभव किया है, बताइए कि भी लाइक गायनिक में नाड़ी परीक्षा को आपने कभी देखा कि श्वेत पदर की नाड़ी गुरु और एवं कफ प्रदान होती है, और आपको वो लाइक आपकी कफज नाड़ी की तरह ही वो वहां पे महसूस होगी, एंड इट विल फेल एट द कफ स्थान, कफ के स्थान पर आपको लगेगी। अभी कौन से लेवल में मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताऊंगी, इसका अभी सारा मैं सीक्रेट नहीं ओपन करूंगी।
रक्त प्रदल की नाड़ी आपने देखी है, और जैसे ऋतुकाल में नाड़ी देखिए, ऋतुकाल चल रहा होता है, मेंस्ट्रुअल काल जो समय होता है, रजकाल चल रहा होता है, तो उसमें नाड़ी कैसी होती है, और रजकाल के समाप्ति के बाद नाड़ी में क्या सच में लघुता आती है? जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा होता है पेशेंट में, तो क्या नाड़ी चपल होती है, क्या नाड़ी उष्ण होती है? बताइए ज्ञानेंद्र डॉक्टर सर, डॉक्टर अश्विनी, आदित्य सर, बताइए बताइए मैम, बुक आपने देखी है किसी ने? प्रेमलता जी, माधुरी, आपने देखी कभी स्त्री रोगों में नाड़ी, या जैसे सोम रोग में, या जो भी लाइक कंडीशंस के साथ आते हैं No, ma'am. मेंस्ट्रुअल पेन में, आप No, कभी no, ma'am. देखकर अनुभव No, करिए, ma'am. वही I have तो no नाड़ी idea. Not देखते। experience. अच्छा, और गर्भिणी में नाड़ी देखिए कभी, गर्भावस्था में कभी, अपने गर्भावस्था को डायग्नोसिस करने, क्योंकि देखिए जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म होने में भी नाड़ी का बताते हैं ना, कि नाड़ी देखकर प्रेगनेंसी बताते हैं। कैसे बताते हैं? नाड़ी, कोई व्यक्ति, कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है, तो गर्भवती है, तो उसमें उसकी नाड़ी कैसी होगी, कभी किसी ने देखा है? नाड़ी का स्पाइक कैसे होगा? ज्ञानेंद्र सर, आपके पास भी काफी पेशेंट्स आते हैं ना गायनिक के। गजराज जी बताइए, शशि जी, अश्विनी जी, बोलिए बोलिए। हम लोग बस डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई ये करने की जरूरत नहीं कि गलत होने की चांसेस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुलकर बोलना भी चाहिए, बोलिए, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है आप सभी के साथ, कि आप सभी स्त्री रोगों में परीक्षण करना सीखे, और अपने रुग्णों को भी आयुर्वेद के इस विज्ञा को बताए, उसका अनुभव करवाए। और हम लोग भी इस प्रकार से, मैंने पहले मेरे इसमें भी बताया था कि नाड़ी विज्ञा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। आज भी हमें नाड़ी से डर लगता है, हमें लगता है कि, बट एक्चुअली देखिए ना क्या है, वैसे तो एक अंगुली और तीन, एक नाड़ी और तीन अंगुलियां, जस्ट नथिंग, एक ही आर्टरी और तीन अंगुलियां, बस इतना ही सारा कमाल है। फिर कोई इसको कुछ भी कैसे भी पढ़ाए, कैसे भी बोले आप, जैसे अलग अलग इसके, देर आर वेरियस फ्लॉट्स, अलग अलग प्रवाह है इसको लेकर। दक्षिण में जाइए अलग प्रवाह, उत्तर में जाइए अलग नाड़ी है, महाराष्ट्र के वैद्यों की अलग परंपरा है, आसाम में अलग परंपरा है, हर एक एरिया में अपने अपने ये होते, जैसे चिकित्सा की पद्धतियों में थोड़ा सा फर्क होता ही है, कि हर एक वैद्य, केरल में जाएंगे तो केरलियन मसाज पंचकर्म का अपना एक वहां पे लुप्त उठता है, और अलग उनका अंदाज ही अलग होता है केरलियन पंच। हमारे यहाँ भी हम लोग महाराष्ट्र में केरल से लोगों को, पंचकर्म स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, लोग केरला पंचकर्मा सीखने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे हिंदी भाषा का प्रभुत्व है, हिंदी भाषा उनकी बहुत अच्छी होती है, तो हम लोग जब भी पढ़ते हैं, कोई किताब निकाल उनकी हिंदी देखकर, तो हम लोग बहुत ही, हमारी तो हिंदी ऐसी बहुत सिंपल वाली है, तो वो किताबों को पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तो हम हमेशा बोलते हैं कि उत्तर के यहाँ लोग या वैद्य जो भी है, वो सारे नाड़ी को या सभी विद्याओं को किताबों के लिखने में वो माहिर है। ऐसे मतलब हर एक प्रांत का अलग अलग वैसे होता ही है, उस प्रकार से। अच्छा, शैलेंद्र, वात की नाड़ी गुरुता होगी, क्यों सर गुरुता कैसी होगी बताइए? गर्भिणी स्त्री में नाड़ी कैसी होगी? गर्भावस्था का ज्ञान कैसे करेंगे? गर्भावस्था की नाड़ी को वात के जैसे नाड़ा, मतलब खिसकती हुई नाड़ी, लघुता, चपलता, चंचलता, इस प्रकार की नाड़ी, अगर कोई महिला आती है आपके पास और आपको लगता है कि नहीं, मुझे केवल नाड़ी परीक्षा से ही उसके गर्भावस्था का निदान, आई एम नॉट गोइंग टू डू, हम लोग यूपीटी नहीं करेंगे, मैं केवल नाड़ी देखकर ही मुझे उसका निदान करना है। इज इट पॉसिबल? यस, इट्स पॉसिबल, हम लोग इसको भी पढ़ सकते हैं, बट जैसे मैंने बताया आपको, केवल एक दो पेशेंट से काम नहीं चलेगा, हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, 100, 200, 50, 500, इतने रुग्णों की नाड़ी आप देखेंगे तो जरूर आपको गर्भावस्था का भी ज्ञान आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। आज से आप स्टार्ट करिए, आपके क्लिनिक में जो भी हम लोग वैसे पल्स तो देखते हैं, बीपी देखते हैं पेशेंट की, तो थोड़ा सा और 1 मिनट का समय देकर उसकी नाड़ी को देखने का प्रयास करिए, और वो भी आपके जो भी टेबल पर प्रिस्क्रिप्शन पैड होगा उस पर ही लिखते जाइए कि ये आज प्रतिशय का केस आया था, उसमें मुझे ये नाड़ी मिली, जो भी कुछ आपको प्राइमरी लेवल पर भी लग रहा है, कुछ फाइंडिंग कि कफ की अधिकता है, पित्त की, जो भी जितना भी आपको आता है, उसके उसके साथ ही आप ये अनुभव लेना स्टार्ट करें। एंड आई होप कि इस प्रकार से आगे हमारा ये सत्र चलता रहेगा, और आप इसमें जुड़ना चाहते हो तो आप ग्रुप से जुड़िएगा, और फिर हमारा अगला बैच जब स्टार्ट होगा तो आपको सूचित किया जाए था। आज जस्ट मैंने एक डेमो सेशन
यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। हेलो हेलो मैम, अगला बैच कब है? 26 से होगा, 25 दिसंबर 25-26। सो इट विल बी न्यू ना मैम, फर्स्ट यस यस। लेक्चर से ना मैम? हाँ फिर ज्वाइनिंग के लिए फी क्या है? मैं डाल देती हूँ, गूगल फॉर्म में डाल हाँ, देती हूँ। मैं करना चाहती हूँ। टाइमिंग क्या I- रहेगा मैम? अभी जैसे 6:45, 6:30, 6:45, लाइक 6:45 से हमारा ये चलेगा। या ओके फिर जैसे मैं सोचती हूँ, क्योंकि क्या हो मैम, रहा है ना जल्दी थोड़ा का सा। मत रखिए, जल्दी का मत रखिए। 7, 6:30 का रखिए तो भी चले। ओके। यस, फिर मैं सोच रही थी वही सैटरडे संडे में कंप्लीट करें ऐसे, 1-2 घंटे लेकर। बट वो क्या होता है ना कि 2-2 घंटे एक कंटिन्यू लिया तो फिर बोर होने लगता है। लाइक एक आधा घंटा, 45 मिनट्स वी आर एबल टू हियर, बट उसके बाद हमारा स्टेमिना खत्म होता है। तो मेरा अनुभव ये रहा है कि फिर कंटिन्यू में थोड़ा थोड़ा ऐसे लेते हैं तो थोड़ा समझने में भी आसानी होती है। जैसे अभी हम लोग एक बैच चल रहे थे उसमें, अभी कल जैसे अभी डॉक्टर ज्ञानेंद्र सर उसमें है, तो वो बोल रहे थे कि अभी कंफ्यूजन लग रहा है। तो शुरू में थोड़ा अच्छा लगता है, फिर कंफ्यूजन बढ़ता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, नाड़ी पढ़ना है तो शांति से आराम से ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए मैडम अ, आपने कल वाला वीडियो शेयर नहीं किया था। कल वाला ना, कल वाला करती हूँ सर, कल का और परसों का रहा है वो करती हूँ। और मंदाकिनी जी और शशि जी, माधुरी कोई गायनिक का केस है तो बताइए। जैसे कोई केस होगा तो हम लोग इसको भी लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। नहीं मैम, अभी तो नहीं है। ठीक है, फिर चलिए अभी आपके लिए बहुत अलग अलग फीस्ट, नॉलेज फीस्ट है। हम सत्रों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप सवेरे भी एक सूतिका परिचर्या पर था, मैडम का था, मैंने लिंक शेयर किया था, बट आए नहीं आप माधुरी जी। शशि जी भी नहीं आई थी, मनीषा बाकी आए थे, कुछ लोग जुड़े थे। अभी डाल दिया है उसका भी लिंक मैंने, वो भी काफी अच्छा था, सूतिका परिचर्या। अभी नेक्स्ट वीक में भी और एक्सपर्ट्स के है, और फिर दिसंबर एंड में एक अलग और हम लोग यहाँ पे वेबिनार सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक्सपर्ट्स की। महाराष्ट्र के जो हमारे पंचकर्म शिरोमणि वैद्य पीटी जोशी सर, उनकी स्मृति में हम लोग एक लेक्चर सीरीज यहाँ पे रख रहे हैं अलग अलग विषयों पर। पिछले साल भी हमने रखा था, और बहुत इंटरेस्टिंग मतलब अलग अलग टॉपिक पे रखा था। अभी इस महीने में भी होगा, लास्ट में वीकेंड्स में होगा, तो आप जरूर जुड़िएगा। ठीक है मैम, फिर नमस्कार सभी को, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कल एक ये भी रखा था, मैम कल एक संडे मैम, है कल भी क्या? एक है ना संडे 4 बजे का भी एक रखा है मैंने। कल भी हाँ मैं कुछ अलग मेडिकेशंस बताऊंगी कल, जैसे लास्ट संडे को भी मैंने लिया था। कल भी मैं केस प्रेजेंटेशन करूंगी, केस डिस्कशन रखते हैं कल, आधा घंटा। और आप लोगों को जोड़िए। माधुरी जी, आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई की थी? माधुरी, बीएमएस हाँ कहाँ से मैम, किया है आपने? मैम या हैव डन फ्रॉम YMT कॉलेज खारगर। अच्छा, मुंबई से ही आप, बेसिकली यस मुंबई से ही है क्या? यस अच्छा, मैम, जरा एक मिनट, मैं बिजी हूँ मैम थोड़ा। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ओके ओके। चलिए फिर आप लोग इसको शेयर करते रहिएगा।